नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी और उस बुक का नाम है हमारा दिगंत भाग 2। और दिगंत भाग 2 में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। और उसका आज जो हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 यानी कि भाग 3 करने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति और लिखा गया है ये जयप्रकाश नारायण जी। और जयप्रकाश नारायण जी ने ये कोई निबंध या कोई उपन्यास या कोई कहानी या कोई ऐसे कोई संस्मरण रेखा चित्र नहीं लिखे हैं। उन्होंने देखिए बच्चों यहाँ उत्कृष्ट भाषा में, अपनी तेजस्वी भाषा में 5 जून 1974 ईस्वी को जब इमरजेंसी लगी थी उस समय 5 जून 1974 ईस्वी को बिहार के पटना के गांधी मैदान में ये भाषण दिया था। और काफ़ी ओजस्वी भाषण था। युवाओं को समर्थन किया था उन्होंने, युवा वर्ग का नेतृत्व किया था, छात्र वर्ग का नेतृत्व किया था। जो भारत में उस आपातकालीन काल के समय जब जो भी प्रतिक्रिया हुई थी, जो भी घटनाएं हुई थी, इन घटनाओं के फलस्वरूप युवा वर्ग थे और छात्र नेता थे, उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी से आग्रह किया कि आप हमारी जो भी कमेटी है या हमारी जो भी संस्था है, हमारा जो पूरा वर्ग है, समूह है, उसकी लीडरशिप करिए, उसका नेतृत्व करिए। तो जयप्रकाश नारायण जी ने उस नेतृत्व को स्वीकार कर लिया, बशर्ते कि आपसे मैं राय जरूर लूंगा, लेकिन जो डिसीजन होगा, जो फैसला होगा वह मेरा होगा। ऐसा नहीं है कि आप मुझे नेता तो बना लो लेकिन कार्रवाई जो है वो सारी आप करो। उन्होंने ये शर्त रखी थी और ऐसा ही हुआ। जब रैली निकली तो जो पुलिस है उन्होंने कई ऐसे लोगों को जो गाँव से कभी कोई ट्रैक्टर में बैठ के आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई ट्रेन में आ रहा है, उन सबको इस रैली में न आने के लिए उन सबको जेल में डाल दिया, यानी कि ताकि वो रैली ज्वाइन न कर सके। लोग काफी समर्थन कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उस समर्थन को रोकने का काफी प्रयास करा, जुलूस का रास्ता बदल दिया कि इस रास्ते से नहीं जाना है, उस रास्ते से जाना है। तो बहुत सारी चीजें जयप्रकाश नारायण जी के दिमाग में थी, वो सारी की सारी चीजें वो अपने भाषण में कह रहे थे और आज हम यहाँ पर उसको पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर से। देखिए यहाँ से करते हैं। आप यहाँ तक तो, इससे पहले तक तो हमने पढ़ लिया था कि हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा। ये जयप्रकाश नारायण जी जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा, अलग अलग बात पे बोल रहे कि कोई बहुत बड़ा अफसर था भाई, उन्होंने कहा कि नाम नहीं लेंगे, हम यहाँ पे नाम लेना ठीक नहीं समझते, इसलिए नाम लेना ठीक नहीं होगा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए ये सारा क्यों होता है? अब कौन सा सारा हो रहा था कि भाई उन्होंने जो सभा आयोजित करी थी, जो जुलूस निकाला था और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से निकाला था, फिर पुलिस को क्या आपत्ति हुई? जब सभी कह रहे हैं कि अगर जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता, जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार नहीं बचता, ये पूरी तरह से जल गया होता। जयप्रकाश नारायण जी की बदौलत ही आज बिहार सही सलामत है। अगर ऐसा विचार है तो फिर आज ये प्रतिक्रिया क्यों रही है? बिहार की जनता, बिहार में जो युवा वर्ग है, छात्र वर्ग है, और वो एकजुट होकर कोई कार्य करना चाहते हैं। सरकार जो उनके साथ में दमनीय नीति अपना रही है, उस दमनकारी नीति के विरोध में वो खड़े हो रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो सभा आयोजित की जा रही है, उस सभा में सम्मिलित होने वाले लोगों को, बच्चों को, जो भी लोग आ रहे हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा है, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो एक प्रश्न कर रहे हैं। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए ऐसा यह सारा क्यों होता है? तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं आप? जनता से घबराते हैं? घबराते नहीं, घबराते हैं। ठीक है, घबराते हैं। जनता के आप प्रतिनिधि हैं कि जनता के तो आप प्रतिनिधि हैं और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर बिठाती है। ऐसे अगर मैं लीडरशिप कर रहा हूँ या मैं नेतृत्व कर रहा हूँ तो मैं जनता के कारण ही कर रहा हूँ, जनता के कहने से कर रहा हूँ। जनता ने मुझे चुना है, इसलिए यानी कि जो युवा वर्ग है, इस युवा वर्ग और छात्र वर्ग ने मुझे चुना है, इसलिए मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। वे सारी बात यहाँ पर देखिए किस तरह से बता रहे हैं, हम सारी चीजें अच्छे से देखेंगे। किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक ले। उनकी राजधानी है, ये आपकी राजधानी है। यह पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश है। यह पुलिस वालों का देश है, प्रश्न कर रहे हैं, या ये जनता का देश है? डूब जाना चाहिए उन लोगों को। ऐसी नीचता का व्यवहार
बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं और उनकी गिरफ्तारियां करते हैं। देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो यही बताया था कि जयप्रकाश नारायण जी के जुलूस में काफ़ी लोग गांव से या शहर से या कस्बे से कोई और, क्योंकि बिहार बहुत बड़ा है और पटना शहर में ये सभा हो रही है, तो बिहार की अन्य जो क्षेत्र है वहाँ से लोग आकर उनका समर्थन करना चाह रहे थे, लेकिन बीच में ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो उनकी जो संख्या थी या उनका जो जुलूस था वो बहुत बड़े स्तर पे होने वाला था। एक तरह से ये जो विचारधारा थी, ये जो प्रतिक्रिया थी, उनका ये जो आंदोलन था, केवल और केवल बिहार तक सीमित नहीं था, इस संपूर्ण भारत देश में इसकी चर्चा हो रही थी। संपूर्ण भारत देश के जो लोग हैं इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे और उससे जुड़ने के प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार को इससे परेशानी हुई और उन्होंने ये जो क्रिया थी या ये जो आंदोलन था उसको दमनकारी नीतियों से समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे वे। तो वे यही कह रहे थे कि जनता यहाँ आकर सहयोग करना चाहती है, तो आप अपनी नीचता पर क्यों उतर आए हैं, आप क्यों गिरफ्तारियां कर रहे हैं। तो ऐसे जो कठिन शब्दों का प्रयोग करा है, ये जयप्रकाश नारायण जी ने बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर और बहुत ही ज़्यादा व्याकुल और बेचैन होकर फिर ये इन शब्दों का प्रयोग करा है। आगे देखिए, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, यह डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या होती है बच्चों? जहाँ पर जनता सुरक्षित रहती है, जहां पर जनता अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए और स्वतंत्रता का अनुभव कर रही है। तो यहाँ तो जो लोग हैं वो इस आंदोलन में स्वैच्छिक रूप से जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारियां उनके डेमोक्रेसी अधिकार का जो उनका राइट है, उस अधिकार जो उनके अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों का हनन कर रही है। तो ये क्या डेमोक्रेसी है? यानी कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है कि जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन्हें कहती है कि हमारी सेवा करिए, और फिर जब वो प्रतिनिधि जब चुनकर अपनी सत्ता पर आसीन हो जाते हैं तो वो सेवा न करके निरंकुशता कर देते हैं, यानी कि आताताई बन जाते हैं, अत्याचारी बन जाते हैं। तो जनता के प्रतिनिधि, ये डेमोक्रेसी की बात है, लेकिन जनता के प्रतिनिधि जब बाद में आताताई बन जाते हैं, अत्याचारी बन जाते हैं, तो डेमोक्रेसी का हनन हो जाता है, लोकतंत्र समाप्त होने लगता है, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। तो वही खतरा यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी बता रहे हैं कि जो लोग आकर यहाँ सहयोग करना चाहते हैं उन पे लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, यह डेमोक्रेसी है। इसे बदलना चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण छात्र, युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक होगा, छात्र रहेगा, इससे कोई संदेह नहीं है हमको कि आज जो भी आंदोलन हो रहे हैं वो युवा वर्ग और छात्र वर्ग के नेतृत्व में हो रहे हैं, क्योंकि छात्रों और नेतृत्व लोगों के लिए हो रहा है, युवाओं के लिए हो रहा है। जयप्रकाश नारायण स्वयं छात्र थे और उन्होंने भी अपने समय में जो नेतृत्व किया था, और आज भी छात्रों और युवाओं के समर्थन के कारण और उनके कहने से जो मैं जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे भी ये सुरक्षा चाहिए कि जो डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है वो न हो। मित्रों, अब यहाँ पर संबोधित करके कह रहे हैं, पटना की जो जनता है, गांधी मैदान में जो भी लोग बैठे हैं उन सभी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मित्रों, एक बात तो ये कहनी थी, मैं जानता हूँ कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। कि डॉक्टर जो है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी काफ़ी उम्र दराज हो गए थे और अस्वस्थ थे, अस्वस्थता के बाद भी उन्होंने छात्रों और जो युवा वर्ग थे उनका नेतृत्व स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि चलो जनता देश के लिए मुझे इस समय भी कुछ करना चाहिए, और बीमार थे इस कारण से जो डॉक्टर साहब थे, उनके फैमिली डॉक्टर थे, वो उसी सभा में बैठे होंगे भाई कि इतने बड़े नेता है, अब बीच में कुछ अगर उनको हो जाता है तो सुरक्षा के लिए, और मित्रवत थे वो ऐसे, तो वो बैठे थे वहाँ पर, तो उनको भी बोल रहे हैं, वो जनता को बता रहे हैं कि देखिए मेरे जो डॉक्टर है वो इससे सोच रहे होंगे कि जोर जोर से बोलने से मेरे हृदय पर कोई असर होगा, कि मैं जोर जोर से और आक्रोश होकर जो बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे दिल पर कोई असर हो सकता है उनको हृदय की कोई बीमारी हो, उस कारण से वे यहाँ पर चिंतित हो रहे हैं। मैं भी समझता हूँ, अब जरा अपने को बांध लो, बांध के बोलूंगा, मतलब कि मुझे भी पता है कि मैं हृदय रोगी हूँ, और हृदय रोगी होने के कारण मुझे इतनी जोर जोर से आक्रोश होकर नहीं बोलना है, इसलिए मैं अब थोड़े से संयम से बात करूंगा आप सभी से। अभी हाल ही में वेल्लोर में था,
कहाँ थे जयप्रकाश नारायण जी? कहाँ थे? वेल्लोर में। तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमा शंकर जो दीक्षित पटना में आए थे, उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। 32-33 का आंदोलन जो चला था, 1932 और 1933 के समय जो आंदोलन चला था, उसमें वह अंडरग्राउंड मुंबई में ही रहते रहे थे, अंडरग्राउंड नेता थे। और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे, उसकी स्थापना की थी, उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। देखिए वो ये जो सारी बातें हैं, अपने जीवन में पहले क्या घटित हुआ था, वो सारी बातें भी जयप्रकाश नारायण जी जनता के सामने प्रकट कर रहे हैं। और प्रकट करने का जो कारण है, वो एकमात्र कारण ये है कि जो भी कार्य किया जा रहा है, देश की भलाई के लिए किया जा रहा है, जनता की भलाई के लिए किया जा रहा है, या डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पर भी जो बात कर रहे हैं, वो सारी बातों का जो एक ही सारभूत तत्व निकल कर आता है, और वो क्या निकल कर आया है कि जयप्रकाश नारायण जी देश की जनता को डेमोक्रेसी की परिभाषा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अधिकार क्या है, आपके कर्तव्य क्या है, किस तरह से हमारे आज लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है। क्योंकि इमरजेंसी की बात आप सभी जानते हो, इमरजेंसी क्या है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे का था, मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा कि मुझे भी कोई बहुत अच्छा सा नाम दिया था। जैसे यहाँ सदानंद जी जो फ्री प्रेस के मालिक थे, और उनको क्या कहा था कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था, कि बॉम्बे का मस्तिष्क है, क्योंकि बॉम्बे के बारे में वो ऐसी ऐसी बातें अपनी पत्रिकाओं में या फिर अपनी प्रेस में छापते थे, तो इसलिए उनको क्या कहा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे का था। और मुझे भी ऐसा कोई टॉपिक दे दिया था जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता का मतलब क्या होता है, करीबी मित्रता, ठीक है। तो उस समय जब 1932-33 की बात कर रहे हैं, कि उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी मित्रता हुई, घनिष्ठ मित्रता हो गई। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है, अंडरग्राउंड जमाना क्या होता है, जब सरकार यानी कि जो आला अफसर होते हैं या फिर जो पुलिस होते हैं, उन पुलिस से छिपने के लिए आप अंडरग्राउंड हो जाते हो, ठीक है। आप छुपने के लिए कहीं भी आप बाहर निकलते नहीं हो, तो उसको अंडरग्राउंड ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है आप जमीन में धंस जाते हो, ऐसी बात नहीं है। अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वो ठोस होती है, क्योंकि जब आप साथ में रहकर कुछ समय निकालते हो, कई बार ऐसा होता था महीनों निकाल रहे हो, साथ में रह रहे हो, एक ही जगह पर रह रहे हो, और वहाँ पर क्या होता है कि वही बात नहीं है। जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं, आप 1 महीना रह रहे हो, 2 महीना रह रहे हो, 1 हफ्ता रह रहे हो, 1 साल रह रहे हो, उससे आप उस व्यक्तित्व के बारे में संपूर्ण जानकारी ग्रहण करते हो, और आप उसके चरित्र के बारे में जान जाओगे किस तरह का व्यक्ति है। तो वो जो मित्रता हुई है, जब उसमें जो दोस्ती होती है वो कैसी होती है, कट्टर होती है, घनिष्ठ हो जाती थी। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वो कैसी होती है, ठोस होती है, बदलती नहीं है। चाहे हम कहीं रहे, वह कहीं रहे, चाहे हम कहीं रहे या वे कहीं हो रहे, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो मित्रता है वो यथावत बनी रहेगी। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या के नहीं भी थे, कुछ तो थे जो सोशलिस्ट पार्टी में थे, जैसे मैं भी था, जयप्रकाश नारायण जी भी थे, और कुछ थे जो नहीं थे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके बैकग्राउंड का व्यक्ति ही, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वह व्यक्ति ही आपका दोस्त होगा। कई बार ऐसा होता है कि उल्टा, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ हम किसी से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, किसी के साथ तालमेल बिठा नहीं पाते हैं, और अन्य किसी व्यक्ति से हम दोस्ती कर रहे हैं और वो उसके जो विचार है, वो संस्कृति, सब कुछ अलग है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी जयप्रकाश नारायण जी के जो दोस्त थे वो पुराने मित्र थे, जो सोशलिस्ट पार्टी में थे और या नहीं भी थे, चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। इंदिरा जी कौन, यहाँ पर प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी के लिए बात की जा रही है। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। वो ये सोचते थे, मेरे जो अंडरग्राउंड मित्र थे वो सोचते थे कि जयप्रकाश नारायण जी और इंदिरा गांधी जी के बीच में जो मतभेद हो रहे हैं वो मतभेद समाप्त हो जाए। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा वगड़ा नहीं है, कि मैं इंदिरा गांधी जी से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करता हूँ, जो वो हमारा यहाँ पर मेल मिलाप कराना चाहते हैं। किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वे इंदिरा जी हो या कोई और हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, क्योंकि उस समय इमरजेंसी आपको पता है किसके शासन में लगी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थी, उनके शासन में इमरजेंसी लगी थी। तो इमरजेंसी जिनके शासन में लगी है, बेसिकली क्या होगा कि उनसे ही विवाद होगा, उनसे ही कटुता होगी, उनके विचारों और इनके विचारों का जो मेल है वो नहीं हुआ है, तो यही होगा। कार्यों से झगड़ा है, किससे झगड़ा था उनको, इंदिरा जी से झगड़ा नहीं था,
उनकी नीतियों से झगड़ा था, जो उन्होंने पॉलिसी चलाई थी उस पॉलिसी से झगड़ा था, सिद्धांतों से झगड़ा था, जो उनके देश को चलाने के जो नियम कानून थे, प्रिंसिपल्स थे, उनसे झगड़ा था, कार्यों से झगड़ा था, जो उनकी सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे उनसे झगड़ा था। यानी कि न तो उनको उनकी नीतियां पसंद आ रही थी, न उनके सिद्धांत पसंद आ रहे थे और न उनके कार्य पसंद आ रहे थे। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होंगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा। कौन? यहाँ जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि चाहे वो कोई भी करे, वो जो नीतियां हैं वो कोई भी करे, मैं उनका विरोध करूंगा। अपनी अकल के मुताबिक हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन जब यह जुर्रत होती थी कि हम लोगों की बापू के सामने हम कहते थे। अब यहाँ देखिए महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात। तो बापू में इतनी महत्ता थी, इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे। कि जब हम महात्मा गांधी जी के संपर्क में थे और आंदोलन के समय जब हम महात्मा गांधी से कहते कि भाई फला बात हमको पसंद नहीं आई है, तो महात्मा गांधी जी बुरा नहीं मानते थे। वो अपनी बात का जो कहने का तरीका है, ये जो कार्य करने का तरीका था, उसको बदल देते थे। लेकिन इंदिरा गांधी जी के जो तरीके हैं वो थोड़े अलग है, उनकी नीतियाँ अलग है, कार्य करने का ढंग अलग है, उनके सिद्धांत अलग है, सरकार को चलाने की जो पॉलिसी है वो अलग है, जो योजनाएं हैं वो सब अलग है। तो वो उन योजनाओं के साथ जयप्रकाश नारायण जी के साथ में जो जनता थी वो भी तालमेल नहीं बिठा रही थी, इसलिए ये जो वाद विवाद था वो बढ़ता ही चला गया और फलस्वरूप क्या हुआ आपको पता है। फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे। कौन? बापू, जो महात्मा गांधी थे। वो जब कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति कह देते कि बापू हमें पसंद नहीं आई आपकी बात, तो वो बुलाते थे, उनको समझाते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो वो तरीका होता था, उस तरीके की बात कर रहे हैं। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने उन बापू की भी आलोचना करी है कि उन्होंने भी अगर कोई ऐसा अकरणीय कार्य किया है तो उसका भी मैंने विरोध किया है। मैं किसी के झुकाव में नहीं हूं। यहाँ जयप्रकाश नारायण जी बता रहे हैं उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था। मार्क्सवाद कौन होते हैं भाई? जो शोषण और शोषक और शोषितों की बात करते हैं, और जहाँ वर्ग भेद चलता था उस विभाजन की बात करते हैं, तो वो मार्क्सवादी थे। बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना हूँ, बाद में मैं लोकतांत्रिक समाजवादी बना हूँ। किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में आया। किससे जुड़े थे? वे सर्वोदय में जुड़े थे। सर्वोदय में आया यानी कि गया बिहार में। और सर्वोदय संस्था जो कहाँ गठित की गई थी? गया बिहार में। जवाहरलाल नेहरू जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता ही था। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था, उसमें भी बड़प्पन था। आलोचना यानी कि वे उनको भाई मानते थे, लेकिन फिर भी उनके जो विचार है, उनकी जो विचारधारा है, वो जयप्रकाश नारायण जी को पसंद नहीं आई। तो उन्होंने उनकी कभी कभी आलोचना भी करी है, इस चीज़ का इन्होंने विरोध भी किया है, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना है। वो बता रहे हैं कि बापू ने भी बुरा नहीं माना है, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी बुरा नहीं माना है। और ये जो इंदिरा गांधी जी है वो जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री ही है, लेकिन ये मेरे विचारों से मेल नहीं खा रही है। ये बात यहाँ ये कहना चाह रहा है। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं को बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषण का मैंने प्रयोग किया था, उस पर बहुत नाराज हुए। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार भी दिया। यह बहुत गलत काम आपने किया है, इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े दिनों में 18 महीनों में वे चल बसे। देश का दुर्भाग्य है। ये पूरी बात बता रहे। देखिए, इंदिरा जी से जो मैंने मतभेद है, इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद है, मतभेद का मतलब क्या होता है? विचारों का न मिलना। तो इंदिरा जी के जो विचार थे, इंदिरा गांधी जी के विचार और जयप्रकाश नारायण जी के विचार नहीं मेल खा रहे थे। उनकी सरकार चलाने की जो नीतियां थी, जो सिद्धांत थे, जो प्रिंसिपल थे, वो जयप्रकाश नारायण जी को कहीं पसंद नहीं आ रहे थे। उनको ही नहीं, उनके साथ में जो खड़े लोग थे उनको भी पसंद नहीं आ रहे थे। तो उन नीतियों का विरोध उन्होंने किया था। जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो मतभेद थे उससे कहीं ज़्यादा गंभीर और सीरियस है कि आज जो इंदिरा गांधी जी के साथ जो मेरे मतभेद है, वो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो मतभेद थे उससे भी ज़्यादा गंभीर है और कटु हो गए हैं। हमारा जो संबंध है, हमारी जो मित्रता का संबंध है या हमारा राजनीतिक संबंध जो है वो कटु हो गया है। जवाहरलाल नेहरू जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था,
चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था, और मैं कोई गर्व नहीं करता हूं, मैंने उस समय जो आलोचना की हंगरी के मामले में, जो कुछ कहा, जवाहरलाल नेहरू जी को बाद में मानना पड़ा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो विदेश नीति अपनाई थी, उस विदेश नीति के फलस्वरूप जो विदेशी राष्ट्रों के साथ में जो मित्रता पूर्वक जो नीतियां बनाई थी, हस्तक्षेप किए थे उन्होंने, हस्ताक्षर किए थे, संधियां की थी, उन संधियों के फलस्वरूप कई जयप्रकाश नारायण जी के साथ में कई या उनके भी अलावा कई ऐसे नेता थे जिनको ये नीतियां पसंद नहीं आई थी, लेकिन वे कह नहीं सके। जो जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने अपनी स्पष्टवादिता के साथ में सारी बातें कह डाली। जवाहरलाल नेहरू जी को मानना पड़ा कि जो हंगरी विवाद था, हंगरी के मामले में जो कुछ भी जयप्रकाश नारायण जी ने कहा है वो सही है, उनको मानना पड़ा। ऐसे ही कई विचारों के साथ उनके मतभेद हुआ करते थे, लेकिन जो इंदिरा गांधी जी के साथ मतभेद पे वो उनसे भी ज्यादा कटु हो गए हैं, गंभीर हो गए हैं। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया, चीन ने कब धोखा दिया था? 1962 में धोखा दिया था बच्चों। तो उस धोखे के कारण उनके हृदय को ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में जल पड़े, संभल नहीं सके। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी। तो परराष्ट्र नीतियां क्या, जो दूसरी राष्ट्र के साथ में जो नीतियां अपनाई थी, वो उन नीतियों के संबंध में मतभेद था और उनसे अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उतना मतभेद। यानी कि अंतर्देशीय प्रश्न क्या थे, मतलब देश के आंतरिक क्रियाकलापों के साथ में उनका कोई मतभेद नहीं था। जवाहरलाल नेहरू जी आंतरिक क्रियाकलापों में गलत नहीं हुए थे उनके अनुसार, लेकिन बाहरी देशों के साथ में जो विदेश नीति अपनाई थी, उन्होंने उस विदेश नीति के खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी थे। अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन क्या होता है आपको पता है, भ्रष्टाचार, करप्शन राजनीति में है, और वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। अब देखिए, आज भी ये बात वर्तमान में भी होती है कि चुनाव में जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए भी एक बात और चल रही है, एक मत और चल रहा है कि एक राष्ट्र एक मत एक चुनाव, यानी कि एक देश के लिए एक ही चुनाव हो। अलग अलग तरह से चुनाव होते हैं और अलग अलग बार अलग अलग खर्चा होता है। तो ये खर्चा कहाँ से वहन किया जाता है? जनता से वहन किया जाता है, और जनता इतनी सक्षम नहीं है कि इतने खर्चे को उठाए, उनके इनकम टैक्स वगैरह जो भी है, और धीरे धीरे फिर महंगाई बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, आपदा आ जाती है, तो बहुत सारी चीज़ों से सारा जो वजन पड़ता है वो किस पर पड़ता है? जनता पर ही पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर कुछ भी देख लो कि सरकार उनको सहायता दे रही है, लेकिन सहायता के साथ में जो महंगाई बढ़ रही है वो भी अलग चीज़ है। तो वो कह रहे हैं कि एक बात और ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में है, और वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। करोड़ों रुपए वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटिंग लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। काउंटेड मनी, करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसका कोई किताब नहीं, कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, आप गलत तरीके से उस पैसे को ले रहे हो और फिर आप चुनाव में लगा रहे हो, तो ये तो गलत है। इस चीज़ का भी उन्होंने विरोध किया था। ये जो चुनाव के खर्चे हैं, उस खर्चों के ऊपर भी उन्होंने अपनी आपत्ति जताई थी कि इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी ने। आज से नहीं, बरसों से मैं पुकार रहा हूँ कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आपकी गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। सुनता है कोई? वो जनता से कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि गरीब उम्मीदवार राजनीति में खड़ा रहे, आप देखते कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब है जिसके पास कुछ नहीं है, तो वो क्या राजनीति में खड़ा होता है? कोई नेता बनने के लिए खड़ा होता है? क्योंकि उसको पता है कि मुझे तो जनता को खिलाना होगा, और जनता को प्रसन्न करके ही मैं, अब प्रसन्न कैसे करेंगे? वो रुपए पैसे या रिश्वत देकर प्रसन्न करेंगे? भाई आप अपने कार्यों से जनता को प्रसन्न करिए ना। आप क्यों पैसों का, आपको क्यों ऐसा कार्य करना पड़ रहा है कि आपको रुपए की जरूरत पड़ रही है? आप कार्य करिए और कार्य करके जनता को प्रसन्न करिए। जनता आपको दोबारा चुनती है, नहीं चुनती है। आपके धरातल पर कार्य दिखने चाहिए, आपकी जमीन पर कार्य दिखने चाहिए। राजनीति का उसूल यही है कि राजनीति वही है जो
खुद जनता को प्रसन्न करें तो अपने कर्मों के द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। जैसे भले ही राजा कई ऐसे शासक हैं जो तानाशाही थे, लेकिन कई ऐसे राजा थे जो, आप हर्षवर्धन की बात करते हैं, ये राजा भोज की बात करते हैं, और भी बहुत सारे महान राष्ट्रों की राजाओं की बात करते हैं। जब आप इतिहास को देखते हो तो वहाँ पर राजाओं के पास तो ऐसी कोई बंदिशें नहीं थी कि मैं उसके पास मैं जनता के साथ तानाशाही करूँगा, जनता के साथ अत्याचार करूँगा तो जनता मुझे पद से च्युत कर देगी, मुझसे हटा देगी। लेकिन फिर भी कई राजा ऐसे थे जिन्होंने अपने अंतर्मन में झांक कर और जनता की सेवा की। जिमुतवाहन जो राजा थे उन्होंने जनता की सेवा करी, जनता के प्राणों की रक्षा के लिए, प्राणी जगत की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया था। तो ऐसे भी जनता हुए थे भाई। तो राजनीति केवल आज की राजनीति नहीं है, राजनीति तो पुरातन काल से राजनीति चल रही है, और राजनीति का धर्म यही है कि वह प्रजा की सेवा करे। राजनीति में कहा गया है कि राजा का धर्म क्या होता है कि वो प्रजा की सेवा करे, प्रजा को सताए नहीं। तो फिर आज तो हमें सताया जा रहा है, आज तो हमारे साथ लाठीचार्ज किया जा रहा है, आज तो हमें घोर पता नहीं क्या क्या करा जा रहा है, हमारे जेल में डाला जा रहा है, हमें बंदी बनाया जा रहा है, हमें भेड़ बकरियों की तरह ठूसा जा रहा है, हमारे साथ मारपीट की जा रही है। तो ये राजनीति नहीं है भाई, ठीक है। वास्तव में राजनीति क्या है ये आप भी जानते हैं अच्छे से। गरीब पार्टी, जो गरीब की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। कोई सुनता है कोई कि जो गरीब की पार्टी है वो अब गरीब व्यक्ति को खड़ा करेगा? गरीब की पार्टी नाम दे दिया और खड़ा होगा कोई पैसे वाला व्यक्ति, कोई अमीर घराने का व्यक्ति, और वो फिर अपने तानाशाही जो चीज़ है वो चलाएगा। नाम दे दिया गरीब की पार्टी, लेकिन उसमें गरीब कोई होता ही नहीं है। सुनता है कोई तो सुना रहे, यहाँ पर बात करना चाह रहे जनता से। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दल विहीन लोकतंत्र को मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। यद्यपि यह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक सेटल स्टेटलेस सोसाइटी कायम हो जाएगी जिसमें कोई राज्य नहीं है, सभी लोग, पूरा राष्ट्र हमारा परिवार है। मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं, क्षेत्रीयवाद की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, सांप्रदायिक की बात करते हैं, या फिर धर्म की बात करते हैं। धर्मों सांप्रदायिक सभी को छोड़कर जो धर्मों के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर अगर जो लकीर खींचता है वह राजनीति चल रहा है। लेकिन जो वास्तविक राजनीति है उसकी परिभाषा तो कोई जानता ही नहीं है। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। कहाँ पर होगा? जो राज्य स्टेट का, यानी कि राज्य है और स्टेट है। भाई ये बिहार है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये यूपी है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, त्रिपुरा है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम तो कहेंगे हम तो भारतवासी है। हम कहेंगे हम क्या है? हम तो भारतीय है। एक स्टेट से गुजरात का व्यक्ति कर्नाटक घूमने चला गया और कह रहे भाई कहाँ से आए हो? हम तो कर्नाटक, गुजराती लोग हैं। भाई ये गुजराती लोग हैं, मतलब गुजराती है तो क्या हुआ भाई, है तो भारतीय। हम उस राज्य स्टेट की लकीरों को बंद करके, उस राज्य स्टेट की लकीरों को छोड़कर अगर बात करते हैं तो हम क्या करेंगे? एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा जहां पर राज्य स्टेट का क्षय हो जाता है। यानी कि राज्य है या स्टेट है, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। हम तो मानव समाज है, हम भारतीय समाज में रहते हैं। हम कैसे रहते हैं? वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा, किसी दल में लिया हुआ नहीं होगा, मनुष्य होगा, मानव समाज होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी, शासन मुक्त समाज बनता है, शासन मुक्त, स्टेटलेस को क्या होता है? शासन मुक्त, जहां पर कोई शासन नहीं कर रहा है, तो वह शायद ही दल युक्त होगा। आश्चर्य की कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया है। जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है कि आज हम जो आंदोलन कर रहे हैं, मेरी या अन्य किसी छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की, न तो मेरी, ठीक है, जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी, न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की कल्पना है कि इसमें से दल विहीन लोकतंत्र पैदा होगा। कि न तो मैं चाहता हूं, या न तो मेरी, मतलब न तो मैं चाहता हूं, न ये छात्र चाहते हैं, न कोई और चाहता है, न ये जनता चाहती है कि यहाँ पर दल के साथ में राजनीति का गठन हो। सभी दल विहीन समाज का गठन करना चाहते हैं। विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे, जो वर्तमान कानून और चुनावी प्रक्रिया के अनुसार होंगे।
विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। पुनर्निर्वाचन यानी कि फिर से निर्वाचन। जब विधानसभा का विघटन हो जाता है या लोकसभा का विघटन हो जाता है तो फिर से चुनाव होता है, और चुनाव प्रक्रिया के बाद आप समझते हैं कितना खर्चा होता है, बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए प्रश्न उठता है कि जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा भी है, ये जो आंदोलन चल रहा था, इमरजेंसी चली थी, इमरजेंसी के फलस्वरूप कई सप्ताहों मतलब कुछ महीनों से ये चल रहा था, 1-2 महीनों से ये कार्य चल रहा था, कुछ सप्ताहों से। तो सप्ताहों के बीच में जो प्रतिक्रिया हुई थी वो जयप्रकाश नारायण जी ने भी देखी थी और जनता ने भी देखी थी, छात्र दलों ने भी देखी थी, युवा दलों ने भी देखी थी। तो वह कह रहे हैं कि कई सप्ताहों में ये उठा भी है कि उस हालत में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। कुछ नहीं होगा। मुझे खेद कि इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है। इसलिए बार बार मुझसे ये सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी एक नेता थे, एक सफल नेता थे, एक राष्ट्र नेता थे, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनको जो भी कार्य अच्छा लगता था, जो भी कार्य उनको लगते थे कि मुझे ये करने चाहिए, जो भी वक्तव्य वो उनको लगता था कि मुझे समाज के सामने, देश के सामने प्रकट करने चाहिए, और वे प्रकट करते थे। मेरा अपना विकल्प चुनिए नए ढंग का है, चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पिटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता। अगर मैं ये कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू कर देंगे। वो समझ जाएंगे कि ये तो एक अलग पार्टी बनाना चाहता है, भाई ये तो स्वार्थी हो गया, ये खुद के नाम की पार्टी बनाना चाहता है, लेकिन वो मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। वो मेरी आलोचना करना शुरू कर देंगे, मेरी बुराई करना शुरू कर देंगे, आलोचना शुरू हो जाएगी। यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूँ तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती। तो क्या है मेरा कहना कि जब मैं कुछ और बात कहता हूँ, अच्छी बात कहता हूँ, राष्ट्र हित में कोई बात कहता हूँ, तो बहुत ही कम लोग समझ पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है वो उसी तरह की है। लेकिन मैं कहूँगा कि मैं इसके बाद इस आंदोलन को लेकर एक नई पार्टी का गठन करने जा रहा हूँ, तो लोग बस सीधा ये सोचेंगे मैं नई पार्टी बना रहा हूँ, मैं छात्रों और युवाओं के कंधों पे बंदूक रख के और फिर मैं अपना लक्ष्य साध रहा हूँ। तो ये गलत है, मेरे ऐसे विचार नहीं हैं। संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ है, न तो स्वच्छ और न स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवार के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई भी अंकुश रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ और ये बिल्कुल सच्चाई है। भले ही 1974 में उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन ये बात आज 2024 में भी सार्थक सिद्ध हो रही है। वही स्थिति आज है जो 1974 में उन्होंने बताई है। 5 जून 1974 के समय जो उन्होंने बिहार के पटना के गांधी मैदान में जो अपने वक्तव्य कहे, ये पैराग्राफ पूरा कहा है, यह आज सटीक साबित हो रहा है। क्या ऐसी स्थिति आज नहीं है? ऐसी की ऐसी बनी हुई है कि ना अगर हम चुनाव कर लेते हैं, अगर हम उम्मीदवार को चुन लेते हैं, तो उम्मीदवार क्या करता है? अपनी सत्ता पर आने के बाद में जो भी उन्होंने वादे करे, जो घोषणाएं करे, वो सारी की सारी उन घोषणाओं में उसी समय जिस समय करे थे वहीं तक सीमित हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमारी क्या कर्तव्य है, हम यहाँ पर आए हैं तो किन की बदौलत आए हैं और हमारे क्या कर्तव्य, हमें क्या पूरा करना चाहिए, हमें अपने कार्य करने चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो माता पिता बनते हैं तो कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, अगर वो पुत्र पुत्री है तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, परिवार का मुखिया भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है, तो वो तो हमारे देश का, हमारे शासन का, हमारे राज्य का, हमारे शहर का मुखिया है, तो उसको तो फिर कार्य करना ही है। हमने उसे बिठाया है, तो इसलिए हमारे प्रति उसके सारे कर्तव्य बन जाते हैं। लेकिन राजनीति में जैसे ही उसको सत्ता प्राप्त होती है, वो सारी चीजें भूल जाते हैं कि हमारे क्या कर्तव्य है। आगे देखिए, अपना देश पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इसके बावजूद इसके ही हमने लोकतंत्र की स्थापना की। विकसित देशों की लोकतांत्रिक समाज में जो प्रति प्रभावी शक्तियां हैं, यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती है, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस, पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी कि जनता और शासन के बीच की संरचना का यहाँ नितांत अभाव है। कि एक लोकतंत्र की शासन व्यवस्था क्या कहती है
कि भले ही हमारा देश पिछड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक कि भले ही हमारा देश पिछड़ा हुआ है, लेकिन हम लोकतंत्र शासन प्रणाली के साथ जीते हैं। हमारे यहाँ पे लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का गठन किया गया है, जिसमें कई प्रकार की शक्तियाँ जनता को दी गई है, कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जनता को येन केन प्रकारेण सशक्त और राजा बनाया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ हमें अभाव सा दिखाई दे रहा है। वे शक्तियाँ, वे अधिकार कहाँ हैं जो जनता को दिए गए हैं? ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है कि लोकतंत्र का जो अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ, जो सार्थक अर्थ निकलता है, वो अर्थ आज इस स्थिति को देखकर तो कहीं निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो शासन की स्वेच्छाचारिता दिखाई दे रही है, न कि जनता की भागीदारी दिखाई दे रही है। इस पूरी अंतरिम संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु उसके अभाव में आम जनता का मत या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं। जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता है, सिवाय इस भय के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उसको वोट नहीं दे, परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग और मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रभ हो जाता है। देखिए, बहुत ही अच्छी बात बताई है यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी ने कि जनता को केवल इतना ही अधिकार है कि मतदान केंद्र में जाकर वो अपना मत दे, बस इतना अधिकार है। मतदान करने के बाद में अगर कोई नेता स्वेच्छाचारिता कर रहा है तो उसको कैसे भी कैसे 5 साल भोगना है, उसको 5 साल उसको झेलना है, उसके सिर पर वो नाचेगा तो उसको नचाना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे अधिकारों का प्रयोग ही नहीं करते हैं। हमें जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का हमें पता ही नहीं, हम तो अज्ञान है। तो उस अज्ञानता के घेरे में हम क्यों रहते हैं? हमें तो उजाले के साथ जीना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा बैठा है कि मैं अत्याचार कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, 5 साल में जैसे जैसे करके कमा लेता हूँ, जितना कमाना है मुझे, मैं अपना घर भर लेता हूँ। 5 साल बाद किसने देखा है? जनता नहीं देगी वोट, बस यही उसका डर है, उससे ज़्यादा कोई डर नहीं है। और जनता यही पछताती है कि मैंने जो अपना एक कीमती वोट है वो क्यों दिया, अब मैं 5 साल बाद अब किसको दूंगे। तो बस वो जो वोट है, वहीं तक जनता का अधिकार यहाँ दिखाई देता है और कहीं पर नहीं दिखाई देता है। जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ भी नहीं सकती है। अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है कि निष्प्रभ थी, पहले सोई हुई थी, अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं था, बस उसको ये था कि मुझे मतदान करना है, मतदान करके भाई मेरे हालत कैसी भी होती है, वो अपने जो नेता बना है वो अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहा है नहीं कर रहा, उससे मतलब नहीं है, वो हालत कैसी भी हो रही है, लेकिन मुझे मतदान करना, जनता मतदान कर रही है और मुझे सत्ता पर बैठना और कमाना है, खाना, अपना घर बनना है, ये काम होता था। लेकिन अब क्या है, जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं, चूंकि प्रदेश में छात्र और युवक, सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, अब आगे बढ़ रही है, कुछ नया चाहती है, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन चाहती है, तो सरकार को आपत्ति हो गई है भाई। देखिए, अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूंगा कि आज जो संगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव है। एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी यहाँ से, देखिए यहाँ से सुझाव दे रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी। अगर क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण क्रांति के माध्यम से जयप्रकाश नारायण जी के सुझाव लिखने, तो यहाँ से देखिए क्या करना है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष जन संघर्ष समिति मिल करके आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। ठीक है, एक सुझाव तो यह है उनका। या फिर जो उम्मीदवार खड़े किए जाए उनमें से किसी को मान्य करे। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं में जनता होती है, ठीक है, आम राय में जनता नहीं होती है, तो हम ऐसा कोई रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर, मतलब फूट न पड़े और समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी। बोर्ड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे आप कर सकेगी या फिर एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेगी। इस प्रकार के चुनाव का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी कि जनता और छात्रों के संघर्ष। समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। दूसरी बात यह है, पहला सुझाव दे दिया है, अब दूसरा सुझाव दे रहे हैं कि दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक क्षेत्र से जीतेगा, अमुक चुनाव क्षेत्र से, कि जहां से भी उसने चुनाव लड़ना प्रारंभ किया है वहां से अगर जीतता है तो उसके भावी कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां ही करेगी। और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है,
कोई भी प्रतिनिधि है जिसको जनता ने चुना है, वो गलत रास्ता पकड़ता है तो उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेगी कि हमने चुना है, गलती से चुना है और अब उसने पहले तो उसने बहुत सारे वादे करे थे, बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, अब उस योजनाओं और वादों पर वो खड़ा नहीं उतर रहा है तो हम उसको पदच्युत करने का अधिकार रख सकते हैं, तो इस्तीफा देने के लिए भी बाध्य करेगी। ऐसी चीजें उन्होंने उठाई थी। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह उच्छृंख, आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई है या बन रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। कि जो छात्र और संघर्ष समितियां बन रही है, तो जो भी अनीति हो रही है जनता के साथ में, गरीब लोगों के साथ में, स्थानीय क्षेत्रों के साथ में, उस अनीति का विरोध करना होगा इन समितियों का कार्य। इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वह पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार के, जो घूसखोरी चलती है यानी कि रिश्वतखोरी चलती है, उसके खिलाफ तो संघर्ष करे रहेगा ही। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेमानी फर्जी बंदोबस्तियां की है, यानी कि बेमानी और फर्जी तरीके से जमीनें हड़प ली है किसानों की, उनका भी विरोध ये समितियां करेगी, उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेगी। गाँव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां स्थायी रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए या संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया है कि संपूर्ण क्रांति क्या है और किस उद्देश्य से जयप्रकाश नारायण जी ने 5 जून 1974 ईस्वी को बिहार पटना के गांधी मैदान में जो लोगों को, जनता को, युवा वर्ग को, छात्र लोगों को जो संबोधित करते हुए जो विचार प्रस्तुत कर रहे थे, वो आज की राजनीति में भी कहीं हद तक सटीक साबित होते हैं। ये कहते हैं कि राजनीति में सुधार होना चाहिए, चुनाव प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, गरीब लोगों के, गरीब तबकों के जो लोग हैं या वांछित लोग जो है, जिनको आवश्यकता है सहायता की या नीतियों की या योजनाओं की आवश्यकता है, उन तक वे योजनाएं पहुंचे और ऐसी संघर्ष समितियों की स्थापना की जाएगी। वो कह रहे हैं कि ऐसी संघर्ष समिति या ऐसी समितियों की स्थापना की जाएगी जो जहां पर भी अन्याय हो रहा है उन अन्याय के खिलाफ वो आवाज उठाएगी। चाहे कोई राजनीतिक नेता है, वो नेता बन के अपने पद पर आसीन हो जाता है और वहां जाकर वो अपनी स्वेच्छाचारिता करता है, तो उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर सके, ऐसी समितियां बनाने की सोच रहे हैं। तो फिर राजनीति में शुद्धता चाहते थे, चुनाव में शुद्धता चाहते थे, उस शुद्धता के साथ ही उन्होंने ये भाषण कंप्लीट किया था। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, और मुझे भी लगता है बहुत अच्छा भाषण है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे जीवन परिचय के साथ में ही, और इस भाषण के साथ में भी काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चन को हमें पूरा करना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर है, अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, इसके साथ क्वेश्चन आंसर होंगे और क्वेश्चन आंसर को पूरा करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।